गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं डिविडेंड डिसीजन के बारे में। किसी भी फर्म के तीन सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं। एक आपका होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक आपका होता है फाइनेंसिंग डिसीजन और एक आपका थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन जो होता है वो आपका होता है डिविडेंड डिसीजन। अब डिविडेंड क्या होता है, सबसे पहले हमें यही बात समझने की जरूरत है। डिविडेंड का बेसिक मतलब होता है जब कंपनी ने प्रॉफिट्स अर्न किए, उस प्रॉफिट्स में से कंपनी ने कुछ टैक्स पे किया, और जब हम प्रॉफिट्स में से टैक्स को माइनस कर देते हैं और उसके बाद जो कंपनी के पास प्रॉफिट बचता है वो कंपनी का प्रॉफिट होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में डिवाइड करने के लिए, क्योंकि डिबेंचर्स को तो हम पहले ही दे चुके होते हैं उनका जो भी इंटरेस्ट होता है। तो जब उनको हम पैसा कुछ भी देते हैं, क्योंकि अब सिंपल सी बात है, इक्विटी जो भी हमारे पास होती है वो कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करती है। तो कंपनी का भी फर्ज बनता है कि जब वो प्रॉफिट्स अर्न करे तो उसका कुछ हिस्सा अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिवाइड करे। तो जब कंपनी कुछ भी अपने प्रॉफिट का पार्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिवाइड करती है, वो आपका डिविडेंड कहलाता है। So basically dividend is that portion of profit which is divided among equity और preference shareholders. आई होप आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब सिंपल सी बात है, डिविडेंड भी सिर्फ कैश में ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। डिविडेंड को हम कैश और काइंड दोनों फॉर्मेट्स में दे सकते हैं। कैश का मतलब कि सिंपल कंपनी ने पैसा जो है वो दे दिया अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को कि ये लो, आपके एक शेयर के अकॉर्डिंग आपके 100 रुपए बनते हैं, तो ये आपकी इनकम होगी, अब इसको आप यूज कर सकते हैं। नहीं, इसके अलावा भी बहुत तरीके के डिविडेंड्स हैं जो एक कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे सकती है। वो कैसे कैसे हो सकते हैं? काइंड के फॉर्म में अगर हमको देखें तो वो होते हैं स्क्रिप डिविडेंड्स। इसके अंदर कंपनी एक तरीके का जो है एडिशनल शेयर्स इशू कर देती है, जिसके ऊपर कोई भी आपको ड्यूटी या कुछ भी चार्ज आपको पे नहीं करना पड़ता। या कंपनी आपको कोई एक बॉन्ड इशू कर देती है कि फ्यूचर में आपको पैसा दिया जाएगा, आज नहीं दे रहे बट फ्यूचर में आपको अच्छा पैसा हम आपको दे देंगे डिविडेंड की फॉर्म में। या कंपनी आपको प्रॉपर्टी भी दे सकती है। वैसे ये वाला जो फॉर्म है ये इंडिया में नॉट अप्लाइड है। इंडिया में आप डिविडेंड जो है वो प्रॉपर्टी की फॉर्म में नहीं दे सकते हो। कई बार क्या होता है, कंपनी लिक्विडिटी भी दे देती है, लिक्विडिटी डिविडेंड। लिक्विडिटी डिविडेंड बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर कंपनी कहती है कि हम आपको आज पैसा नहीं दे रहे हैं डिविडेंड का, पर जब कल को आपके पास हम जब कंपनी लिक्विडेट होगी, कंपनी बंद होने लगेगी, तो आपको हम सारा का सारा पैसा जो है प्रोवाइड करा देंगे। सो ये कुछ फॉर्म ऑफ डिविडेंड हैं जो कंपनी इशू करती है। अब ये तो आपकी सिंपल सी डिविडेंड की बात रही। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आपकी बहुत सारी थ्योरीज हैं डिविडेंड को लेकर जो कि बहुत पॉपुलर है एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेट पर्पस, फॉर एमकॉम पर्पस, क्योंकि एग्जाम्स में ये बहुत बार जो है वो पूछी जाती है। तो हम पहले इनके बारे में स्टडी कर लेते हैं। डिविडेंड की जो थ्योरीज हैं, वन सेकेंड। अब बारी आती है थ्योरीज ऑफ डिविडेंड। ये डिविडेंड की थ्योरीज आपके नेट के लिए एग्जाम के लिए, आपकी एमकॉम के एग्जाम के लिए, बीकॉम के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो आपको इनको ध्यान से समझना है। डिविडेंड की जो थ्योरीज हैं वो बेसिकली दो तरीके की हैं। एक तो है इररेलेवेंस ऑफ डिविडेंड और एक है रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड। अब इनका क्या मतलब है? जो ये इररेलेवेंस ऑफ डिविडेंड वाली जो थ्योरीज हैं वो ये मान वो ये इररेलेवेंस ऑफ डिविडेंड मॉडल्स जो हैं वो ये मानती हैं कि फर्म की वैल्यू
उसके डिविडेंड पॉलिसी पर डिपेंड नहीं करती। यानी कि कंपनी कोई भी डिविडेंड दे, उसको उसका डिविडेंड जो है वो उसकी वैल्यू को इम्पैक्ट नहीं करेगा। बट ऑन द अदर हैंड, जो आपकी ये रेलेवेंस मॉडल है वो ये ऐसा कहती है कि फर्म की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है, बट ऑन द बट ऑन द अदर हैंड रेलेवेंस मॉडल्स जो हैं वो ये मानते हैं कि फर्म की वैल्यू डिपेंड करती है उसके डिविडेंड डिसीजन पर। ठीक है, ये आपको इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। इनके अंदर फर्दर बहुत सारी थ्योरीज है जो कि बहुत पॉपुलर हैं डिविडेंड को लेकर। सबसे पहले हम इररेलेवेंस अप्रोच की बात करते हैं। इसके अंदर आपकी दो तरीके की थ्योरीज हैं जो बहुत पॉपुलर है। एक आपका आता है एमएम अप्रोच, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। जो स्टूडेंट्स नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि ये जो है, कई बार आपको इसकी डेफिनेशन दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सी अप्रोच है, या फिर मैच द फॉलोइंग किसी भी फॉर्मेट में ये पूछा जा सकता है। सेकंड जो आपकी आती है वो आती है सोलोमन अप्रोच। ये आपकी इररेलेवेंस है। ये कहते हैं कि फर्म चाहे डिविडेंड दे चाहे ना दे, उसकी वैल्यू उस पर डिपेंड नहीं करती। ऑन द अदर हैंड रेलेवेंस मॉडल के अंदर भी दो तरह के आते हैं। एक आपका आता है वॉल्टर्स मॉडल और एक आपका आता है गॉर्डन्स मॉडल। अब हम पढ़ेंगे इन एक एक थ्योरी को आराम से, अच्छे से। अब हम इन एक एक थ्योरी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम वो वाले डिस्कस करने वाले हैं जो ये मानते हैं कि कंपनी की वैल्यू उसके डिविडेंड डिसीजन को इम्पैक्ट करती। ओके, सो सबसे पहले हम वॉल्टर्स मॉडल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये रेलेवेंस मॉडल का पार्ट है, और रेलेवेंस अप्रोच की तरह अगर हम कहें तो ये वो मॉडल है जो ये मानता है कि कोई भी कंपनी का डिविडेंड डिसीजन जो होता है वो उसकी वैल्यू को अफेक्ट जरूर करता है। ये मॉडल हमें प्रोफेसर जेम्स ई वॉल्टर ने दिया था। अब मैं आपको सिर्फ वही चीज बताऊंगी जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं, जिससे आपको अच्छे मार्क्स जो है वो मिलेंगे। ये मॉडल में प्रोफेसर जेम्स ई वॉल्टर आर्ग्यू करते हैं कि कंपनी की जो वैल्यू है वो उसके डिविडेंड डिसीजन से इम्पैक्ट जो है वो होती है। बात समझ आ रही है कि किसी भी कंपनी का डिविडेंड डिसीजन उसकी वैल्यू को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, अब उन्होंने इस मॉडल के अंदर दो चीजों की बात की। वो दो चीजें थी, उन्होंने कहा कि कंपनी के अंदर बेसिकली इन्वेस्टमेंट होती है, यानी कि कंपनी कहीं पैसा इन्वेस्ट करती है और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसको रिटर्न मिलता है। यानी कि आपने कहीं पर 100 रुपए लगाए, ठीक है, और बदले में आपको उसके ऊपर आपने 10 रुपए अर्न किए, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट है और ये आपकी रिटर्न जो है वो उसके ऊपर आपको मिला है। ठीक है, हम इन्वेस्टमेंट को जो है वो के से डिनोट करते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी। देखो, इस मॉडल के अंदर प्रोफेसर जेम्स ई वोल्टर ने कहा कि कंपनी के पास एक तो होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम के से डिनोट करते हैं, और एक उनके पास होता है रिटर्न। अब इन दोनों का मतलब क्या है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बेसिक मतलब है कि कंपनी ने, मान लो कहीं से डिबेंचर्स इशू करे हैं या कहीं पर उन्होंने शेयर्स को इशू किया है। अब जो भी वो पैसा उन्होंने, मान लो डिबेंचर्स 100 रुपए के इशू करे हैं या 1000 रुपए के इशू करे हैं, वो 1000 रुपीज जो कंपनी को मिला है वो कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट है। अब ये कॉस्ट कैसे है? क्योंकि मान लो कंपनी ने 1 लाख डिवेंचर्स, 1 लाख शेयर्स इश्यू करे हैं, तो जो पैसा कंपनी के पास आया है कल को उसको वो रिटर्न करना है, और इफ नॉट रिटर्न तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं उनको इंटरेस्ट या फिर उसके ऊपर उनको जो डिविडेंड है वो देना है, तो कहीं ना कहीं कंपनी की ये कॉस्ट होती है। और रिटर्न का मतलब है, मान लो आपने 1 लाख रुपए जो कंपनी ने इश्यू किए थे,
वो अब कहीं पर उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए। अब 1 लाख रुपए थे, किसी प्रोजेक्ट में उन्होंने इन्वेस्ट किए, वहां से उनको 2 लाख रुपए उन्होंने अर्न कर लिया। तो ये उनका रिटर्न जो है वो बनता है। ठीक है। अगर अब आगे हम बात करें तो प्रोफेसर जेम्स जी वॉल्टर कहते हैं कि कंपनी की जो भी डिसीजन है वो इन दो के आसपास घूमते रहते हैं, और ये दो ही जो है वो कंपनी को अफेक्ट करते हैं। अब उन्होंने कहा कि अगर तो आपका जो आपने पैसा उठाया है, आप उसके ऊपर ज्यादा रिटर्न लाकर दे रहे हो उसकी कॉस्ट से, तो डिविडेंड मत दो। डिविडेंड जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मान लो आपने कहीं से 1 लाख रुपए उठाए, और उसके ऊपर आप 2 लाख रुपए उनको लाकर दे पा रहे हो, तो आप उनको डिविडेंड मत दो, क्योंकि आप उनके पैसे का अच्छा यूज कर रहे हो। मान लो आपने 1 लाख रुपए कहीं से उठाए और आप सिर्फ 50,000 रुपीज ही अर्न कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप उनकी मनी का रॉन्ग यूज कर रहे हो। आप उसके ऊपर कुछ उनको अच्छा रिटर्न लाकर नहीं दे रहे हो। अपने वो लोग जो हैं वो अपने पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करके बेटर रिटर्न उसके ऊपर ला सकते हैं, इसीलिए आप उनको वो पैसा उनका वापस कर दो। तो यहाँ पर अगर तो आप उनके पैसा जितना आपने उनसे उठाया है उसके ऊपर ज्यादा लाकर दे रहे हो, तो डिविडेंड देने की कोई जरूरत नहीं है। आपका डिविडेंड जीरो होना चाहिए। आपकी डिविडेंड पे आउट रेशियो होनी चाहिए 0%, यानी कि 0% आप क्या कर लो, रिटेन कर, सॉरी 100% जो है आप वो रिटेन कर लो, और 0% जो है वो डिवाइड करो। बात समझ आ गई? और यही उन्होंने दूसरा कॉन्सेप्ट कहा कि अगर आपने उनसे पैसा उठा लिया पर आप उनके ऊपर अच्छा रिटर्न नहीं लाकर दे रहे उनकी कॉस्ट के मुकाबले, ये वाली सिचुएशन, जो 1 लाख रुपीज आपने ले तो लिए बट आप कमा कितना पा रहे हो उसके ऊपर 50,000। अरे उन लोगों का पैसा है भाई, उनके ऊपर अच्छा रिटर्न नहीं लाकर दे सकते तो उनका पैसा वापस कर दो, 100% डिविडेंड कर दो। डिविडेंड को 100 का 100% डिवाइड कर दो, वो खुद ही कहीं इन्वेस्ट कर लेंगे, खुद ही उसके ऊपर पैसा ले आएंगे। तो यहाँ पर आपकी डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% होती है। आप 0% जो है वो रिटेन करेंगे, और 100% जो है वो डिवाइड कर देंगे, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स में जितना भी डिविडेंड उनका बनता है उनको वापस कर देंगे। बट क्या सिर्फ कंपनी के पास यही दो सिचुएशंस हो सकती हैं? नहीं जी। एक थर्ड सिचुएशन इनडिसाइसिव, कि मान लो आपने 1 लाख रुपए ही थे, 1 लाख रुपए ही कमा कर दे दिए, 1 लाख से 1 लाख ही रिटर्न ला कर दे दिया। तो उस सिचुएशन में बड़ा ही इनडिसाइसिव हो जाता है कि अब क्या करे क्या ना करे। तो उस सिचुएशन के अंदर क्या करते हैं, आपको अदर फैक्टर्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि फ्यूचर में ग्रोथ कैसी है, या अभी इसका मतलब प्रोजेक्ट की जो लॉन्जेविटी कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तब आप देखेंगे कि आपको डिविडेंड देना है कि नहीं देना है। आई होप आपको ये मॉडल जो है वो क्लियर हो गया होगा। इट इज़ वेरी इजी, बस आपको एक बार इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद इसमें कोई वॉल्टर मॉडल पढ़ा। हाँ, तो अभी जो हमने वॉल्टर मॉडल पढ़ा उसके कुछ आपको अजम्पशंस भी हैं। अजम्पशंस एज इन की कंपनी ये मानती है कि वो इंटरनल फाइनेंस का ही यूज कर रही है। आप अगर एग्जाम में लिखे तो इसके एग्जाम्पशंस जरूर बताएं, अदरवाइज आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। कि कंपनी ने बाहर से कोई भी पैसा नहीं उठाया, सारा का सारा पैसा उसका खुद का था, यानी कि रिटेन्ड अर्निंग्स थी। और उसके बाद कंपनी ये कहती है कि कांस्टेंट रिटर्न है, कि कंपनी को हर साल एक जैसा रिटर्न जो है वो मिल रहा है। फर्म का 100% पे आउट है, जितना भी कमाती है सारा का सारा डिवाइड कर देती है लोगों के बीच में। और फर्म की लॉन्ग लाइफ है। ठीक है, ये उसकी assumptions है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ जो कि आपको बड़ी फनी भी लगेगी। पहले जो कोई भी मॉडल हम बनाते हैं उसके बारे में हम 100 तरह के assumptions कर लेते हैं, और बाद में क्रिटिसिज्म भी वही कंजम्पशंस होती है, assumptions होती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले तो आप कुछ भी बेचदी सी बातें मान लेते हो कि ऐसा है जी वैसा है, बाद में आप एक मॉडल निकाल देते हो, फिर कुछ एक रिसर्चर्स आते हैं जो आपकी उन्हीं अजम्पशंस को क्रिटिसाइज करते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। अब सीधी सी बात है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या कंपनी के पास सिर्फ इंटर क्या कंपनी के पास सिर्फ इंटरनल फाइनेंस हो सकता है? भाई कंपनी मतलब 100 करोड़ थोड़ी लेके बैठी है जो 100 करोड़ रिटेन्ड अर्निंग से ले लेगी। तो एक्सटर्नल डेट तो होगा ही होगा, एक्सट्रैक्टेड मनी तो होगी ही होगी।
ये चीज की ऐसे कैसे आपके पास सारा पैसा खुद का है। सेकंड की किसी भी का हर दिन आप सेम मनी थोड़ी कमा सकते हो, या हर साल आप सेम मनी कैसे अर्न कर सकते हो। वो कहते भाई फ्लक्चुएट होगा, आप जितना भी पैसा कमाओगे कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, ये फ्लक्चुएटिंग नेचर का होगा। ठीक है, तो ये कुछ एक उन्होंने उनकी क्रिटिसिज्म बताई कि आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कांस्टेंट नहीं होती, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी घटती बढ़ती रहती है। तो ये कुछ इसकी क्रिटिसिज्म जो थी वो निकल कर आई। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है, दैट इज इट्स फॉर्मूला। फॉर्मूला यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो क्या है, P is equal to D plus R by KE, E minus D divided by KE। अब यहाँ पर P का मतलब क्या है, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, कि एक शेयर का मार्केट प्राइस आप कैसे निकाल सकते हो, जितना भी आपने डिविडेंड दिया है, जितनी आपकी रिटर्न आई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यहाँ पर आपकी अर्निंग्स कितनी थी, अर्निंग पर शेयर, और उसमें से आपने कितना जो है वो डिविडेंड दे दिया उसको माइनस कर देंगे, और इस तरीके से जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपका मार्केट प्राइस पर शेयर जो है वो निकल कर आएगा। नेक्स्ट जो आपकी मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसके अंदर हम इन फॉर्मूलाज से क्वेश्चंस को भी निकालना सीखेंगे। आज हम सिर्फ मॉडल्स की थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वी हैव इज गॉर्डन्स मॉडल। गॉर्डन्स मॉडल बेसिकली इसके अंदर एक लाइन जो है आपको वो याद रखनी है, अ बर्ड इन अ हैंड इज बेटर देन टू इन अ बुश। अब ये जो लाइन है ना, ये इस मॉडल को कंप्लीटली एक्सप्लेन करती है। इसका मतलब यहाँ पर गॉर्डन्स मॉडल के अंदर जो कि मायरन गॉर्डन जी ने दिया था, ये स्पेलिंग थोड़ी, इसका मतलब ये मॉडल जो कि मायरन गॉर्डन ने दिया था, उन्होंने इस मॉडल में कहा कि जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं दे प्रेफर करंट डिविडेंड, उनको फ्यूचर मनी से कोई लेना देना नहीं होता है। करंट डिविडेंड का मतलब देखो, बहुत सारे हमारे जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो ऐसे भी होती हैं जो मनी इन्वेस्ट करते हैं फॉर कांस्टेंट अर्निंग्स। यानी कि कांस्टेंट अर्निंग्स का मतलब यहाँ पर कांस्टेंट अर्निंग्स से भी बेटर जो है वो आप पीरियोडिक अर्निंग्स बोल सकते हो। इसका मतलब है, मान लो जैसे कई बार क्या होता है, लोग जो है वो रिटायर हो जाते हैं अपनी जॉब से, उसके बाद वो अपनी मनी को कहीं अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर देते हैं ये सोचकर कि उनको कांस्टेंट रिटर्न्स जो है उसके ऊपर मिलते रहेंगे, एज अ पेंशन की फॉर्मेट में उनका पेंशन आती रहेगी एक तरह से। कि हर कोई ऐसा नहीं है जो अपना पैसा लगाकर भूल जाता है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने डिविडेंड का वेट कर रहे होते हैं, बिकॉज दैट माइट ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर देम। ठीक है, हर कोई ग्रोथ के लिए नहीं आता, बहुत सारे लोग मनी के लिए भी या डिविडेंड के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं। तो इस मॉडल के अंदर उन लोगों की बात की गई है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं दे प्रेफर करंट डिविडेंड, उनको ये होता है कि आज हमें डिविडेंड मिल जाए, कल किसने देखा। ठीक है, वो ये कहते हैं भाई क्या पता आज जो मेरे 100 रुपए, आज जो मुझे 1000 रुपए मिलने हैं, अगले साल तक उनकी वैल्यू डिक्रीज होकर 100 रुपए हो जाए, बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। है ना, हर दिन जो है इन्फ्लेशन है, जिसके कारण आपकी मनी की वैल्यू जो है वो गिरती जा रही है। आज आपकी जेब में जो 100 रुपए है ना, वो 1 महीने के बाद 10 रुपए के बराबर हो जाएंगे, 1 साल के बाद 10 रुपए के बराबर होते जा रहे हैं। क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण ना आपकी जो मतलब उसमें से जो रियल मनी है वो कम होती जा रही है। इस वजह से दे प्रेफर करंट डिविडेंड, उनको होता है कि आज पैसा मिल जाए कल किसने देखा है, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी है, और थोड़ा सा फियर भी है, कि फियर एज इन की क्या पता कल को कंपनी मना ही कर दे कि हम तो कोई मनी नहीं देना चाहते, हम तो कोई डिविडेंड नहीं देना चाहते। तो उनको होता है कि आज जितनी मनी एक्सट्रैक्ट हो रही है मैं उतनी मनी यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लूं। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, E1 - B KE -BR। अब इसका मतलब क्या है, E का मतलब है यहाँ पर अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगी, 1 - B का मतलब यहाँ पर होता है आपका
1 - b का मतलब होता है यहाँ पर डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो यानी कि कितना आपने कमाया और कितना कंपनी ने जो है उसमें से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उस रेशियो को यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे विद अर्निंग पर शेयर और डिवाइड कर देंगे आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट के कैपिटलाइजेशन रेट में से आपकी जो ग्रोथ रेट है उसको आप माइनस कर देंगे, तो आपका गॉर्डन्स मॉडल के अकॉर्डिंग जो है वो आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको भी आगे फर्दर एग्जांपल्स के साथ और क्वेश्चंस के साथ इस फॉर्मूले का यूज जो है वो देखने वाले हैं। थर्ड मॉडल जो कि आपका इररेलेवेंस ऑफ डिविडेंड का पार्ट बनता है, जो कि है आपका एम अप्रोच। अब मैंने पहले बताया कि ये आपका इररेलेवेंस अप्रोच का पार्ट है। इसका मतलब ये अप्रोच में ये कहते हैं कि कंपनी चाहे डिविडेंड दे चाहे ना दे, वो उसकी मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म को इम्पैक्ट नहीं करने वाला है। अप्रोच जो है वो आपकी मोदी गिलानी और मिलर ने दी थी, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन डिविडेंड एंड वैल्यू ऑफ फर्म। क्लियर है कि आप डिविडेंड दो ना दो, कंपनी की वैल्यू तो वैसी ही रहेगी। वो इस सिचुएशन के अंदर ये कहते हैं कि जो परफेक्ट मार्केट की आपकी सिचुएशन होती है उसमें आपकी अर्निंग कैपेसिटी, यानी कि कंपनी अर्न कितना कर सकती है, कंपनी फ्यूचर में उसकी ग्रोथ पोटेंशियल कितना है, उसकी अर्निंग कैपेसिटी, उसके इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो उसकी फर्म की वैल्यू को इम्पैक्ट करते हैं, ना कि वो कितना कंपनी जो है वो डिवाइड कर रही है वो इम्पैक्ट करता है। बात समझ आ रही है? उसकी डिविडेंड पॉलिसी का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं होता। देखो उन्होंने पता है ऐसा क्यों कहा, उनके पीछे भी एक रीजन है। उन्होंने कहा कि कंपनी मान लो आज हाई डिविडेंड दे देती है, मान लो जितना उसने कमाया उसका 80% उसने डिवाइड कर दिया, कल को अगर कंपनी को कुछ भी फ्यूचर में ग्रोथ करनी पड़ेगी तो उसको न्यू शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे या न्यू मनी बोरो करनी पड़ेगी। समझ आ गई बात? तो वो कहते हैं कि हिसाब वही पड़ जाता है। अगर मान लो कंपनी आज लो डिविडेंड देती है, आज इतना वो डिविडेंड जो है वो डिवाइड नहीं करती, तो कल को वो रिटेन अर्निंग्स में से जो है यहाँ से इन्वेस्ट कर लेगी। ठीक है? तो उस सिचुएशन में ना वो सेम इम्पैक्ट जो है वो आता है। इसलिए वो कहते हैं कि इसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं है, आपकी अर्निंग कैपेसिटी कैसी है, आप कितना कैसा अर्न कर सकते हो, या फिर आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हो, कितने अच्छे और कितने क्विकली आप इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेते हो, वो आपके जो है वो इसको इम्पैक्ट करते हैं, रादर देन आप कहाँ मतलब डिविडेंड देते हो कि नहीं देते हो वो इम्पैक्ट करता है। इसका फॉर्मूला, करंट मार्केट प्राइस किसके इक्वल आएगा, डिविडेंड पर शेयर प्लस मार्केट प्राइस नेक्स्ट ईयर, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग P1 हियर। डिविडेंड पर शेयर, मार्केट प्राइस नेक्स्ट ईयर डिवाइडेड बाय 1 plus your cost of capital. In the next video I will also discuss questions related to these formulas. I hope आपको ये मॉडल जो है वो क्लियर होगा। last model of last model of dividend theory and second model of irrelevance of dividend approach, which is Solomon's approach. Solomon's approach. अब ये अप्रोच आपको अजरा सोलोमन ने दी थी। इस अप्रोच के अंदर उन्होंने कहा कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो डिविडेंड को एक रेजिडुअल क्लेम मानते हैं, उनको डिविडेंड से नहीं कंपनी की मैक्सिमम रिटर्न से लेना देना होता है। यानी कि उनको डिविडेंड से कोई मतलब नहीं है, उनको ये है कि कंपनी मैक्सिमम रिटर्न कितना लाकर दे सकती है, फ्यूचर में उसका ग्रोथ पोटेंशियल कितना है, या फिर ये कह लो कि उसकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऊपर वो ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर। तो ये कुछ आपकी 4 अप्रोचेज हैं डिविडेंड को लेकर। ये आपके नेट के एग्जाम में, एम कॉम में और बी कॉम में ये आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। अगर आपको 15-15 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना है तो जो थ्योरी मैंने आपको प्रोवाइड की है वो आपके लिए बहुत मोर देन इनफ है। आप इसके अंदर उनकी अप्रोचेस के नेम, उनके एक्सप्लेनेशन
उनके फॉर्मूला और क्रिटिसिज्म और एजम्पशंस। अगर आप ये लिख कर आते हैं तो आपको मोर देन इनफ मार्क्स जो है मिलते हैं। एंड फॉर नेट आप इन थ्योरीज को बेसिक अंडरस्टैंडिंग से अगर समझ कर जाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके बाद वो आपसे चाहे वो मैच द फॉलोइंग में पूछे, चाहे फिर वो आपसे कोई डेफिनेशन देकर आपसे उसका नेम जानने की कोशिश करे, वो आपको हर सिचुएशन में ये हेल्प कर देता है। So that's all for today's video. In next video, we will discuss questions related to these approaches. Thank you.